आरव मल्होत्रा ने अपनी इमारत में मौजूद उन अदृश्य लोगों पर कभी ध्यान नहीं दिया था, जब तक कि एक सफाई कर्मचारी के मुंह से निकले एक फ्रांसीसी वाक्य ने उसे रुकने पर मजबूर नहीं कर दिया। यह कहानी मानवीय मूल्य के बारे में आपके नजरिए को पूरी तरह से बदल देगी। कभी कभी सबसे असाधारण चीजें सबसे साधारण रूपों में छिपी होती हैं। सोमवार की सुबह लिव 30 बजे एक चमचमाती काली मर्सिडीज एस क्लास गुरुग्राम के साइबर टावर्स की बेसमेंट पार्किंग में दाखिल हुई। आरव मल्होत्रा कार से एक 37 वर्षीय व्यक्ति के आत्मविश्वास के साथ बाहर निकला, जो अपने आसपास की हर चीज को नियंत्रित करने का आदी था। उसका काला अरमानी सूट, चमकदार इतालवी ऑक्सफोर्ड जूते और 50 लाख रुपए की पाटेक फिलिप घड़ी, यह सब इनोवेटेक सॉल्यूशंस नामक सॉफ्टवेयर साम्राज्य के प्रमुख एक टेक अरबपति के रूप में उसकी हैसियत को दर्शा रहा था। वह लिफ्ट में घुसते हुए अपने फोन पर दर्जनों जरूरी ईमेल देख रहा था, और उसने उस अधेड़ उम्र की महिला पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जो लिफ्ट की रेलिंग को धीरे धीरे साफ कर रही थी। सावधान, धत्त तेरी की, आज इतनी सारी समस्याएं क्यों हैं? आरव बड़बड़ाया। उसका चेहरा त्योरी चढ़ा हुआ था, क्योंकि वह सेल्स डिपार्टमेंट से आई एक ईमेल पढ़ रहा था, जिसमें बताया गया था कि एक फ्रांसीसी पार्टनर कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों पर आपत्ति जता रहा है। उसने 15 सालों के भीतर दिल्ली के एक 15 वर्ग मीटर के किराए के कमरे से इनोवेटिक को दक्षिण पूर्व एशिया के अग्रणी टेक्नोलॉजी समूह में बदल दिया था, लेकिन इसकी कीमत उसे अकेलेपन और हर चीज को शक्ति और पैसे के चश्मे से देखने की आदत के रूप में चुकानी पड़ी थी। आरव के लिए दुनिया में केवल 2 तरह के लोग थे, वे जो उसके करियर के लिए उपयोगी थे, और वे जो अदृश्य थे और ध्यान देने लायक नहीं थे। उसकी सोच में सफलता ही मानवीय मूल्य का एकमात्र पैमाना थी, और जो कोई भी उसके व्यापारिक साम्राज्य में योगदान नहीं दे सकता था, वह ध्यान देने योग्य नहीं था। लिफ्ट 35वीं मंजिल पर रुकी, जहां उसका सीईओ ऑफिस था, जहां से पूरे गुरुग्राम का मनोरम दृश्य दिखाई देता था। फर्श से छत तक की पारदर्शी कांच की खिड़कियां, 2 लाख रुपए की अमेरिकी ओक की डेस्क और कांच की अलमारी में सजे सैकड़ों प्रतिष्ठित पुरस्कार, यह सब एक ऐसे व्यक्ति की उपलब्धियों को दर्शाते थे जिसने ज्यादा काम करने के कारण समय से पहले ही सफेद बाल पा लिए थे। लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि इस शानदार सफलता के पीछे एक कठिन अतीत और ऐसी यादें थीं जो अभी भी आरव के दिल में दर्द देती थीं। उसका जन्म लक्ष्मी नगर के एक गरीब परिवार में हुआ था। जब वह सिर्फ 6 साल का था, तब उसके पिता की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। जब वह 8 साल का हुआ, तो उसकी मां बीमारी से चल बसी। तब से छोटे आरव का पालन पोषण उसकी नानी ने एक तंग से घर में किया, जिसकी टिन की छत हर भारी बारिश में टपकती थी। उसकी नानी सड़क किनारे चाय समोसे बेचकर उसे पालती थीं, जिससे दिन में बस कुछ 100 रुपए ही कमा पाती थीं, जो बस दाल रोटी के लिए ही काफी होता था। छोटा आरव अक्सर सुबह 5 बजे से अपनी नानी के साथ चाय समोसे बेचने जाता था। भारी केतली उठाते हुए भी वह कभी शिकायत नहीं करता था। आरव बेटा, मैं गरीब हूं, तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें स्कूल भेजने की पूरी कोशिश करूंगी। केवल पढ़ाई ही तुम्हें गरीबी से बाहर निकालने में मदद कर सकती है। नानी अक्सर उन लंबी रातों में कहती थीं, जब वे बिजली का बिल न चुका पाने के कारण मिट्टी के तेल के दीपक की रोशनी में बैठे होते थे। ये शब्द उस छोटे लड़के के मन में गहराई से बस गए और उसे अपनी किस्मत को बदलने के लिए प्रेरित किया। दूसरे बच्चों को उनके माता पिता द्वारा स्कूल लाना, ले जाना, सुंदर खिलौने और साफ सुथरे कपड़े देखना हमेशा आरव को दुखी करता था।
वह अक्सर खुद से वादा करता था, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मुझे अमीर बनना है, ताकि कोई भी मुझे नीची नजर से न देख सके। मेरे पास वह सब कुछ होगा जो मैं चाहता हूं। गरीबी से बाहर निकलने की इसी तीव्र इच्छा ने एक मजबूत प्रेरणा तो पैदा की, लेकिन अनजाने में उसके अंदर हर चीज को भौतिक मूल्य से आंकने की आदत भी डाल दी। जब वह कॉलेज गया तो आरव ने स्कॉलरशिप पर पढ़ाई की और कई पार्ट टाइम काम किए। पर्चे बांटना, कार धोना, ट्यूशन पढ़ाना। वह हमेशा खुद को याद दिलाता था कि केवल पैसा और सफलता ही उसे गरीबी से बाहर निकाल सकते हैं, और वह भावनाओं, दोस्ती या आध्यात्मिक मूल्यों जैसी अन्य चीजों को नजरअंदाज करता था। यही कारण था कि अब शानदार सफलता के बावजूद आरव अपनी आत्मा में अकेला और सूखा महसूस करता था। 54 वर्षीय माया शर्मा इस इमारत में पिछले 3 सालों से सफाई कर्मचारी के रूप में काम कर रही थीं। हर रात जब दफ्तर खाली हो जाते तो वह चुपचाप अपनी सफाई की ट्रॉली के साथ प्रकट होती और अपना काम शुरू कर देती। कोई नहीं जानता था कि जो हाथ आज पोछा पकड़ रहे हैं, उन्होंने कभी ब्लैकबोर्ड पर जटिल भाषाई समीकरण लिखे थे, कभी सैकड़ों छात्रों को फ्रांसीसी साहित्य और तुलनात्मक भाषा विज्ञान की सुंदरता के बारे में पढ़ाया था। उनका विनम्र व्यवहार, जिस व्यवस्थित तरीके से वह अपनी सफाई की चीजें रखती थीं, और विशेष रूप से उनकी आंखों में अभी भी बची हुई बुद्धिमत्ता की चमक, ये सभी एक ऐसे अतीत के संकेत थे जिस पर बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया। माया शर्मा हमेशा अपनी जेब में एक छोटी सी किताब रखती थीं, जिसे वह अक्सर काम के बीच में मिलने वाले ब्रेक में पढ़ती थीं। आज वह विक्टर ह्यूगो की लेस मिजरेबल्स की मूल फ्रांसीसी संस्करण पढ़ रही थीं। किताब के पन्ने पुराने थे और कई बार पलटे जा चुके थे, जो मालिक के सच्चे प्रेम को दर्शाते थे। उस रात आरव फ्रांसीसी पार्टनर के साथ संकट को सुलझाने के लिए लगभग 11 बजे तक ऑफिस में रुका। यूरोप की एक प्रमुख सॉफ्टवेयर कंपनी के सीईओ महाशय डुबोइस के साथ फोन पर बातचीत पहले से कहीं ज्यादा तनावपूर्ण होती जा रही थी। नॉन नॉन से न एस्ट पास से क्यू नूस एवंस कॉन्वेनु। नहीं, यह वह नहीं है जिस पर हम सहमत हुए थे। फ्रांसीसी पार्टनर की चिड़चिड़ी आवाज फोन के स्पीकर से गूंजी, जिससे आरव के पसीने छूट गए। हालांकि वह अंग्रेजी में बहुत अच्छा था, लेकिन उसकी फ्रांसीसी केवल शुरुआती स्तर की थी, जो महाशय डुबोइस द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे जटिल कानूनी शब्दों को पूरी तरह से समझने के लिए पर्याप्त नहीं थी। दुभाषिया बहुत पहले घर जा चुका था, और यह $5 करोड़ का सौदा था जिस पर कंपनी लगभग 1 साल से बातचीत कर रही थी। अगर यह अवसर हाथ से निकल गया तो सारी मेहनत पानी में मिल जाएगी। आरव बेहद निराश महसूस कर रहा था। उसे हमेशा हर स्थिति को नियंत्रित करने की अपनी क्षमता पर गर्व था, लेकिन इस बार वह पूरी तरह से फंस गया था। तभी पीछे से एक प्रामाणिक पेरिसियन लहजे में शुद्ध फ्रांसीसी में एक धीमी, विनम्र आवाज आई, जिसने उसे चौंका कर पीछे मुड़ने पर मजबूर कर दिया। माफ कीजिए सर, मैंने सुना कि आपको कुछ परेशानी हो रही है। क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? माया शर्मा ऑफिस के दरवाजे पर अपनी जानी पहचानी सफाई कर्मचारी की वर्दी में खड़ी थीं, लेकिन इस समय उनकी आंखें और आवाज उस चुपचाप रहने वाली महिला की छवि से बिल्कुल अलग थीं जिसे आरव ने कभी देखा था। उन्होंने हिंदी में बोलते हुए स्वाभाविक रूप से फ्रांसीसी में स्विच किया। जे पे वूस एडर एवेक ला ट्रेडिक्शन सी वूस वूले। अगर आप चाहें तो मैं अनुवाद में आपकी मदद कर सकती हूं। आरव पत्थर का बन गया। उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। इस सफाई कर्मचारी ने अभी
अभी उससे भी बेहतर उच्चारण के साथ फ्रांसीसी बोली थी। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह ऐसे समय में मदद की पेशकश कर रही थी जब वह पूरी तरह से उलझन में था। उसके दिमाग में एक साथ लाखों सवाल उठ खड़े हुए। वह कौन है? एक सफाई कर्मचारी फ्रांसीसी कैसे जानती है? और क्या उसे साल के सबसे महत्वपूर्ण सौदे में एक पूरी तरह से अजनबी पर भरोसा करना चाहिए? आप फ्रांसीसी जानती हैं? आरव ने हकलाते हुए पूछा। उसकी आवाज आश्चर्य से कांप रही थी। पिछले 3 सालों में, जब से इस इमारत में उसकी कंपनी खुली थी, उसने माया शर्मा को बस फर्नीचर का एक हिस्सा माना था, जो हर रात ऑफिस साफ करने आती और अगली सुबह गायब हो जाती थी। अब यह महिला उसके सामने इतनी धारा प्रवाह फ्रांसीसी के साथ खड़ी थी कि उसे अपने कानों पर शक होने लगा। माया शर्मा विनम्रता से मुस्कुराईं। उनकी आंखें कोमल थीं, लेकिन एक अजीब आत्मविश्वास बिखेर रही थीं। जी, थोड़ी बहुत जानती हूं। मैंने देखा कि आप कॉल पर परेशान हो रहे थे। अगर आपको कोई आपत्ति न हो, तो मैं आपकी सहायता कर सकती हूं। दूसरी तरफ महाशय डुबोइस अभी भी तेजी से फ्रांसीसी बोल रहे थे। कोई जवाब न मिलने पर उनकी आवाज में गुस्सा बढ़ता जा रहा था। स्थिति की गंभीरता ने आरव को जल्दी से निर्णय लेने के लिए मजबूर किया, भले ही उसका दिल संदेह से भरा था। उसने शक भरी नजरों से माया शर्मा को अपना फोन थमा दिया। ठीक है, कोशिश करके देखिए। इसके बाद जो हुआ, उसने आरव की आंखें खोल दीं। माया शर्मा ने कॉल ली और महाशय डुबोइस से धारा प्रवाह फ्रांसीसी में बात करना शुरू कर दिया, न केवल व्याकरण की दृष्टि से बल्कि व्यावसायिक और कानूनी शब्दावली की गहरी समझ का भी प्रदर्शन करते हुए। महाशय डुबोइस, जे कॉम्प्रेंड्स वोट्रे प्रीऑक्यूपेशन परमेटेज मोई डे क्लैरिफायर। महाशय डुबोइस, मैं अनुबंध की शर्तों के बारे में आपकी चिंता को समझती हूं। कृपया मुझे विवादास्पद बिंदुओं को स्पष्ट करने की अनुमति दें। माया शर्मा की आवाज शांत, पेशेवर थी, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह धीरे धीरे फ्रांसीसी पार्टनर के गुस्से को शांत कर रही थीं। उन्होंने न केवल अनुवाद किया, बल्कि गलतफहमियों को भी स्पष्ट किया, और यहां तक कि दोनों पक्षों को एक आम सहमति पर पहुंचने में मदद करने के लिए चतुराई भरे सुझाव भी दिए। आरव बगल में खड़ा था। उसका मुंह खुला था और वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। वह माया शर्मा के हर हाव भाव को देख रहा था, उनकी पेशेवर मुस्कान से लेकर जिस तरह से वह एक कागज पर सुंदर लिखावट में महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट कर रही थीं। बातचीत लगभग 45 मिनट तक चली, और जब फोन रखा गया तो महाशय डुबोइस पूरी तरह से संतुष्ट थे और अगले हफ्ते अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हो गए। माया शर्मा आरव की ओर मुड़ी। उनके चेहरे पर वही विनम्र भाव था। जी, सब कुछ ठीक हो गया है। महाशय डुबोइस नई शर्तों से सहमत हैं और अगले मंगलवार को अनुबंध पर हस्ताक्षर करेंगे। आरव को लगा जैसे वह कोई सपना देख रहा हो। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके सामने खड़ी महिला ने अभी अभी उसका $5 करोड़ का सौदा बचाया है। आपने फ्रांसीसी कहाँ से सीखी? और आप व्यापार अनुबंधों के बारे में इतनी अच्छी तरह से कैसे जानती हैं? आरव ने पूछा। उसकी आवाज अभी भी आश्चर्य से भरी थी। जिज्ञासा उसे खाए जा रही थी, और अगर उसे जवाब नहीं मिला तो वह सो नहीं पाएगा। माया शर्मा एक पल के लिए चुप रहीं। उनकी नजरें खिड़की से बाहर शहर की टिमटिमाती रोशनी पर थीं। मैंने खुद ही सीखी है। मुझे बचपन से ही विदेशी भाषाएं पसंद हैं। यह जवाब इतना सरल था कि आरव को और भी शक होने लगा। कोई भी खुद से सीखकर इस स्तर तक नहीं पहुंच सकता, खासकर जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विशेषज्ञों से निपटना हो। लेकिन जैसे ही उसने और पूछना चाहा,
माया शर्मा ने विनम्रता से अनुमति मांगी। जी, अब देर हो गई है, मैं अपना काम जारी रखना चाहूंगी। वह ऑफिस से बाहर चली गईं और आरव को अनगिनत अनसुलझे सवालों के साथ छोड़ गईं। उस रात आरव अपने बिस्तर पर लेटा रहा लेकिन सो नहीं सका। माया शर्मा की छवि और उनकी प्रामाणिक फ्रांसीसी आवाज उसके दिमाग में घूमती रही। एक सफाई कर्मचारी उस समस्या को हल कर सकती थी जिसे उसके विशेषज्ञों की पूरी टीम नहीं कर सकी। इस बात ने सामाजिक स्थिति और शैक्षिक योग्यता के बारे में उसके पूरे विश्वदृष्टि को उलट दिया। अगले कुछ दिनों में आरव माया शर्मा पर अधिक ध्यान देने लगा। उसने पाया कि वह न केवल फ्रांसीसी जानती थी, बल्कि कई अन्य भाषाओं की भी समझ रखती थी। मंगलवार को जब उसे एक जर्मन पार्टनर से शिकायत वाली ईमेल मिली, तो आरव ने जानबूझकर माया शर्मा को वह ईमेल देखने दी और उसे यह परखने की कोशिश की कि क्या वह इसका मतलब समझती है। बिना किसी हिचकिचाहट के माया शर्मा ने उसे सरसरी तौर पर पढ़ा और जवाब दिया। जी, यह डिलीवरी में देरी के बारे में एक शिकायत है। वे अनुबंध के क्लॉज 15(3) के तहत मुआवजे की मांग कर रहे हैं। फिर उन्होंने स्वाभाविक रूप से पूरी ईमेल का सटीक और विस्तृत रूप से हिंदी में अनुवाद कर दिया। आरव ने आश्चर्यचकित होकर आगे पूछा, आप और कौन सी भाषाएं जानती हैं? माया शर्मा ने धीरे से जवाब दिया, मैं थोड़ी जापानी, कोरियाई, चीनी, रूसी, इतालवी और स्पेनिश जानती हूं। आरव ने अपनी उंगलियों पर गिना, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, जापानी, कोरियाई, चीनी, रूसी, इतालवी, स्पेनिश, कुल 9 भाषाएं। वह इतना चौंक गया कि उसे कुर्सी पर बैठना पड़ा। आप 9 भाषाएं जानती हैं और आप एक सफाई कर्मचारी का काम कर रही हैं। यह सच्चाई आरव के अहंकार पर एक करारे तमाचे की तरह थी। पिछले कुछ सालों में उसे हमेशा अपने अंग्रेजी के स्तर पर गर्व रहा था। वह इसे अपने सबसे बड़े प्रतिस्पर्धी लाभों में से एक मानता था। लेकिन अब एक महिला जिसे वह कभी अदृश्य मानता था, उसका विदेशी भाषाओं का ज्ञान उससे 9 गुना ज्यादा था। इसने न केवल उसके अहंकार को चोट पहुंचाई, बल्कि उसे अपने पूरे मूल्य प्रणाली पर सवाल उठाने के लिए भी मजबूर कर दिया। क्या उसकी सफलता वास्तव में प्रतिभा से आई थी या सिर्फ किस्मत से? और अगर माया शर्मा इतनी प्रतिभाशाली थीं, तो उन्होंने अन्य उच्च स्तरीय पदों के बजाय सफाई का काम क्यों चुना? उस रात आरव ने माया शर्मा के बारे में जांच करने का फैसला किया। उसने मानव संसाधन विभाग को फोन किया और उनकी फाइल मांगी। आरव सर, माया शर्मा की फाइल बहुत सीधी सादी है। उन्होंने 3 साल पहले नौकरी के लिए आवेदन किया था। कोई विशेष योग्यता नहीं है, बस लिखा है कि 12वीं पास हैं। वह बहुत मेहनत से काम करती हैं, कभी छुट्टी नहीं लेती और सुरक्षा गार्डों से भी उनके बारे में अच्छी रिपोर्ट है। मानव संसाधन प्रमुख विक्रम सिंह ने फोन पर बताया। यह जानकारी आरव को और भी उलझन में डाल गई। एक व्यक्ति जो केवल 12वीं पास है, वह 9 भाषाओं में कैसे पारंगत हो सकता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की इतनी गहरी समझ कैसे रख सकता है? अगले दिन आरव जानबूझकर देर तक रुका ताकि उसे माया शर्मा से बात करने का मौका मिल सके। जब वह अपनी जानी पहचानी ट्रॉली के साथ आईं, तो उसने खुद ही बातचीत शुरू की। माया जी, मैं आपकी विदेशी भाषाओं की क्षमता के बारे में बहुत उत्सुक हूं। क्या आप कुछ और बता सकती हैं? माया शर्मा ने अपना काम रोक दिया। उनकी आंखों में थोड़ी हिचकिचाहट थी। जी, मुझ में कुछ खास नहीं है। बस बचपन से ही विदेशी भाषाएं सीखना पसंद था। लेकिन बात करते समय उनका फोन बजा। उन्होंने माफी मांगी और जवाब देने के लिए बाहर चली गईं। लेकिन आरव ने बातचीत का एक हिस्सा सुन लिया। डॉक्टर ने क्या कहा?
तत्काल सर्जरी की जरूरत है। मैं समझ गई। मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगी, बस मेरी बेटी ठीक हो जाए। माया शर्मा की आवाज कांप रही थी, चिंता और निराशा से भरी हुई। जब वह वापस आईं, तो उनका चेहरा पीला पड़ गया था। फोन पकड़े हुए उनके हाथ अभी भी कांप रहे थे। आरव को लगा कि कुछ गड़बड़ है। क्या कोई परेशानी है? अगर आपको मदद की जरूरत है। माया शर्मा ने सिर हिलाया, मुस्कुराने की कोशिश करते हुए। कुछ नहीं, धन्यवाद सर। लेकिन जब वह फर्श साफ करने के लिए झुकीं, तो उनकी जेब से एक कागज गिर गया। आरव ने उसे उठाया और पढ़ा। मेदांता अस्पताल, जन्मजात हृदय दोष, सर्जरी की लागत 30 लाख, मरीज प्रिया शर्मा, 8 वर्ष। आरव के हाथ में वह कागज एक बिजली के झटके की तरह था, जिसने उसे उसकी आत्म केंद्रित दुनिया से जगा दिया। यह 30 लाख, यह रकम उसके लिए बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन माया शर्मा के लिए यह पूरी किस्मत थी। उसने उन्हें देखा, जो अपनी चिंता छिपाने की कोशिश कर रही थीं। कागज वापस लेते समय उनके हाथ कांप रहे थे, और अपनी जिंदगी में पहली बार आरव को अपने आसपास के लोगों के प्रति अपनी उदासीनता पर पछतावा महसूस हुआ। आपकी आपकी बेटी को दिल की बीमारी है, उसने धीरे से पूछा। माया शर्मा ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उनकी आंखें लाल हो गईं और उन्होंने आंसू रोकने की कोशिश की। जी, मेरी बेटी को जन्मजात हृदय दोष है। डॉक्टर का कहना है कि अगर तुरंत सर्जरी नहीं हुई तो। उन्होंने अपना वाक्य पूरा नहीं किया, लेकिन आरव समझ गया। अपनी जिंदगी में पहली बार उसने किसी और के दर्द को इतनी स्पष्टता से महसूस किया। एक मां की छव जो सुबह से रात तक सफाई का काम करती है और फिर घर जाकर बीमार बच्चे की देखभाल करती है, सब कुछ सिर्फ अपनी बेटी को बचाने के लिए, पर्याप्त पैसा कमाने के लिए। इस विचार ने उसके दिल को निचोड़ कर रख दिया। उस रात आरव सो नहीं सका। उसने अन्य सूचना चैनलों के माध्यम से माया शर्मा के बारे में शोध करना शुरू किया, और जो कुछ उसने खोजा, उससे वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। शिक्षा उद्योग में अपने संपर्कों के माध्यम से आरव को पता चला कि माया शर्मा वास्तव में एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. माया शर्मा थीं, जो दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू में फ्रांसीसी भाषा विभाग की पूर्व उप प्रमुख थीं। वह भारत की अग्रणी भाषाविदों में से एक थीं, जिनके पास पेरिस के सोरबोन विश्वविद्यालय से भाषा विज्ञान में पीएचडी थी। उनकी अकादमिक प्रोफाइल प्रभावशाली थी। अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में 50 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित, भाषा विज्ञान पर कई किताबें जिनका 6 भाषाओं में अनुवाद हुआ, और वह सांस्कृतिक संचार पर कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए सलाहकार भी रह चुकी थीं। उन्होंने 4 साल पहले पारिवारिक देखभाल का कारण बताकर पढ़ाना छोड़ दिया था, लेकिन असल में यह इसलिए था ताकि उन्हें अपनी बीमार बेटी की देखभाल करने और इलाज के लिए पैसे कमाने के लिए अतिरिक्त काम करने का लचीला समय मिल सके। एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के रूप में केवल कुछ हजार रुपए प्रति माह के वेतन के साथ वह अपनी बेटी की सर्जरी के लिए आवश्यक भारी राशि जमा नहीं कर सकती थीं। सफाई का काम हालांकि कठिन था और समाज द्वारा नीचा देखा जाता था, लेकिन इसने उन्हें समय की सुविधा और एक स्थिर आय दी ताकि वह दिन ब दिन अपनी बेटी के लिए पैसे जमा कर सकें। आरव अपने आलीशान ऑफिस में बैठा, रात में गुरुग्राम के नज़ारे को देख रहा था, और पहली बार उसे एक मां के दर्द के सामने अपनी दौलत बहुत छोटी लगी। अगले दिन आरव ने प्रिया की हालत के बारे में और जानने के लिए मेदांता अस्पताल जाने का फैसला किया। वहां उसकी मुलाकात माया शर्मा से हुई, जो अपनी बेटी को नियमित जांच के लिए ले जा रही थीं। प्रिया एक 8 साल की बच्ची थी, जिसकी बड़ी चमकदार आंखें थीं। उसका चेहरा थोड़ा पीला था,
लेकिन फिर भी वह एक उज्ज्वल मुस्कान बिखेर रही थी। आरव को देखकर उसने विनम्रता से हिंदी में नमस्ते अंकल जी कहा, फिर स्वाभाविक रूप से अंग्रेजी में नाइस टू मीट यू और फ्रांसीसी में एनचांटे में बदल गई। आरव दंग रह गया। यह भी कई भाषाएं जानती है। माया शर्मा उदासी से मुस्कुराईं। प्रिया ने मुझसे सीखा है। वह बहुत होशियार है। वह बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती है ताकि वह अपने जैसे बच्चों को बचा सके। प्रिया ने अपनी मां का हाथ पकड़ा। उसकी आंखें साफ थीं। मां, मैं ठीक हूं। मैं बस चाहती हूं कि आप ज्यादा चिंता न करें। आपने पहले ही बहुत मेहनत की है। एक 8 साल की बच्ची के मासूम लेकिन गहरे शब्दों ने आरव को इतना भावुक कर दिया कि उसका गला भर आया। उसे अपना बचपन याद आया। वह भी अनाथ था। उसे भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन वह भाग्यशाली था कि उसके पास स्वास्थ्य और आगे बढ़ने का अवसर था। और प्रिया का क्या? वह केवल अपनी मां के मौन बलिदान पर जी सकती थी। एक मां जिस पर उसने पिछले 3 सालों में कभी ध्यान नहीं दिया था। डॉक्टर का इंतजार करते समय आरव ने प्रिया से बात की और उसकी बुद्धिमत्ता पर और भी हैरान होता गया। अंकल, आप क्या काम करते हैं? बच्ची ने पूछा। मैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाता हूं, आरव ने जवाब दिया। प्रिया की आंखें चमक उठीं। मुझे भी कंप्यूटर पसंद है। मैं गेम बनाना सीखना चाहती हूं ताकि मैं अपने दोस्तों को मां की तरह विदेशी भाषाएं सिखा सकूं। मां कहती हैं कि विदेशी भाषाएं हमें दुनिया को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती हैं। बच्ची के शब्दों ने आरव को कुछ जाना पहचाना महसूस कराया। उसके बात करने का तरीका, समझाते समय शांत और धैर्यपूर्ण लहजा, और विशेष रूप से यह वाक्य, विदेशी भाषाएं हमें दुनिया को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती हैं। ये सब 20 साल पहले की एक धुंधली याद दिला रहे थे। आरव ने अचानक माया शर्मा का हाथ पकड़ लिया। क्या आपने लगभग 20 साल पहले दिल्ली भाषा संस्थान में फ्रांसीसी पढ़ाई है? माया शर्मा चौंक गईं। उनकी आंखों में एक पल की घबराहट थी। आप कैसे जानते हैं? उस पल ऐसा लगा जैसे आरव के दिमाग में एक तेज रोशनी कौंध गई हो। उसे मिस माया याद आईं। वह शिक्षिका जिसने उसे मुफ्त में फ्रांसीसी सिखाई थी जब वह एक गरीब कॉलेज छात्र था और पूरी फीस नहीं दे सकता था। यादें बाढ़ की तरह वापस आ गईं। साल 2004 में आरव सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में अंतिम वर्ष का छात्र था। एक गरीब परिवार से होने के कारण उसे अपनी फीस भरने के लिए कई पार्ट टाइम काम करने पड़ते थे। वह नौकरी के अवसर बढ़ाने के लिए फ्रांसीसी सीखना चाहता था, लेकिन उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। उस समय दिल्ली भाषा संस्थान में एक फ्रांसीसी कक्षा थी जिसे मिस माया पढ़ाती थीं, जो एक युवा महिला थीं जो हाल ही में फ्रांस से लौटी थीं। जब उन्हें आरव की स्थिति के बारे में पता चला, तो उन्होंने उसे मुफ्त में पढ़ाने का फैसला किया। शिक्षण एक नेक काम है। तुम इतनी मेहनत करते हो, मुझे विश्वास है कि तुम सफल होगे, उन्होंने एक बार कहा था। उन्होंने न केवल उसे मुफ्त में पढ़ाया, बल्कि उसे किताबें भी उधार दीं। और कभी कभी जब उन्हें पता चलता कि उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, तो उसे अपने घर खाने पर भी बुलाती थीं। मिस माया का छोटा सा घर उस समय बहुत आरामदायक था। किताबों की अलमारी फर्श से छत तक भरी हुई थी। फ्रांसीसी चाय की महक, और जब वह शास्त्रीय धुनें बजाती थीं तो पियानो की कोमल आवाज आती थी। बेटा, मैं तुम्हें सिर्फ एक और भाषा सिखाने के लिए नहीं पढ़ा रही हूं। मैं चाहती हूं कि तुम समझो कि ज्ञान एक बड़ी दुनिया का दरवाजा खोलता है, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ज्ञान दयालुता के साथ जुड़ जाता है, तो यह तुम्हें महान काम करने में मदद करेगा। वह अक्सर लंबी दोपहरों में कहती थीं। मिस माया उस समय 34 साल की थीं।
जो फ्रांस से अपनी पीएचडी पूरी करके लौटी थीं, जिससे वह अपनी 4 साल की छोटी बेटी के साथ अकेली रह गई थीं। अपनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद वह हमेशा महत्वाकांक्षी गरीब छात्रों की मदद करने के लिए तैयार रहती थीं। आरव को आखिरी कक्षा अच्छी तरह याद थी, जब वह कॉलेज से स्नातक होने वाला था और उसे अपनी फ्रांसीसी क्षमता के कारण पहली नौकरी मिल गई थी। उन्होंने उसे एक पुरानी फ्रांसीसी हिंदी शब्दकोश उपहार में दी थी, जिस पर हाथ से लिखा था, आरव, ज्ञान तुम्हें स्वतंत्रता की ओर ले जाएगा, लेकिन यह मत भूलना कि जब तुम सफल हो जाओ तो दूसरों की मदद करना याद रखना, जैसे मैंने तुम्हारी मदद की है। इसी तरह ज्ञान फैलता है और दुनिया में अच्छी चीजें पैदा करता है। वह शब्दकोश आरव के पास अभी भी था, लेकिन पिछले कुछ सालों में सफलता के नशे में वह अपनी पुरानी शिक्षिका की सीख को पूरी तरह भूल गया था। अब इन परिस्थितियों में उनसे दोबारा मिलना, आरव को ऐसा लगा जैसे एक जोरदार तमाचे ने उसे उसकी स्वार्थपरता और उदासीनता से जगा दिया हो। आप मेरी मिस माया हैं। मैं आरव हूं, आपका पुराना छात्र। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी आवाज भर्रा गई। माया शर्मा ने आरव के चेहरे को ध्यान से देखा और धीरे धीरे उसे पहचान लिया। आरव, तुम मेरे वही पुराने छोटे छात्र हो। वे दोनों रो पड़े। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि 20 साल बाद वे इस तरह की परिस्थितियों में मिलेंगे। माया शर्मा ने आरव के चेहरे को ऐसे सहलाया जैसे वह अपने बेटे को सहला रही हों। मुझे पता था कि तुम सफल होगे। तुम बहुत मेहनती और होशियार थे, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने सफल हो जाओगे। आरव ने उनका हाथ कसकर पकड़ लिया। मेरी सफलता में आपका बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर आपने मुझे फ्रांसीसी नहीं सिखाई होती तो मुझे मेरी पहली नौकरी नहीं मिलती और मैं आज जैसा करियर नहीं बना पाता। और अब आप इतनी मुश्किल में हैं। मैं बहुत दोषी महसूस कर रहा हूं। उनकी कहानी ने आसपास के मरीजों और अस्पताल के कर्मचारियों को भी भावुक कर दिया। एक मां जिसने अपने बच्चे की देखभाल के लिए एक शानदार करियर छोड़ दिया, अपने बच्चे को बचाने के लिए पैसे कमाने के लिए एक कठिन काम किया, और एक छात्र जो शानदार रूप से सफल हो गया था, लेकिन अपने उपकारी को तब तक भूल गया था जब तक कि वह सबसे दुखद परिस्थितियों में उनसे दोबारा नहीं मिला। मैम, आपने मुझसे संपर्क क्यों नहीं किया? आपको अकेले इतना कुछ क्यों सहना पड़ा? आरव ने दर्द भरी आवाज में पूछा। माया शर्मा ने सिर हिलाया। मैं तुम्हारी जिंदगी में खलल नहीं डालना चाहती थी। तुम सफल हो गए थे और मेरी समस्या मेरी अपनी थी। प्रिया, हालांकि केवल 8 साल की थी, लेकिन बहुत समझदार थी। उसने आरव से कहा, अंकल, मेरी माँ हमेशा कहती हैं कि हमें दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए, चाहे वे कोई भी हों। माँ कहती हैं कि हर किसी को अपनी समस्याओं का समाधान खुद करना चाहिए। प्रिया के शब्दों ने आरव को और भी भावुक और आत्म दोषी बना दिया। वह एक अमीर लेकिन भावनाहीन दुनिया में जी रहा था, जबकि उसकी उपकारी इतने ऊंचे सिद्धांतों के साथ जी रही थीं। कार्डियोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉन रोहन गुप्ता आए और प्रिया की स्थिति के बारे में बताया। बच्ची को जल्द से जल्द सर्जरी की जरूरत है। हार्ट वाल्व की स्थिति तेजी से बिगड़ रही है। अगर 2 से 3 महीने और देर हो गई तो शायद उसे बचाना संभव नहीं होगा। माया शर्मा ने कांपते हुए पूछा, डॉक्टर साहब, खर्चा कितना आएगा? पूरी सर्जरी और बाद के इलाज के लिए 30 लाख रुपए। मुझे पता है कि यह एक बड़ी रकम है, लेकिन यह एक जटिल सर्जरी है जिसके लिए विशेषज्ञों की टीम और सबसे आधुनिक उपकरणों की आवश्यकता है। डॉ. गुप्ता ने सहानुभूतिपूर्ण लहजे में कहा। माया शर्मा ने सिर हिलाया, शांत रहने की कोशिश करते हुए। मैं समझ गई।
मैं जल्द से जल्द पैसे की व्यवस्था करने की कोशिश करूंगी। लेकिन सभी जानते थे कि एक सफाई कर्मचारी के वेतन के साथ उसे पैसे जुटाने में कम से कम 10 साल लगेंगे, जबकि उसकी बेटी केवल 2 से 3 महीने इंतजार कर सकती थी। आरव चुपचाप पूरी बातचीत सुनता रहा। उसके मन में एक साहसिक निर्णय आकार ले रहा था। वह कुछ ऐसा करने जा रहा था जिसकी उसने खुद भी उम्मीद नहीं की थी। न केवल एक उपकार चुकाने के लिए, बल्कि अपनी सूखी आत्मा को बचाने के लिए। उस रात आरव अपने शानदार पेंटहाउस में जागता रहा। जगमगाती रोशनी वाले गुरुग्राम के मनोरम दृश्य को देखता रहा। वह सब कुछ जिस पर उसे कभी गर्व था, संपत्ति, पद, करियर, अचानक एक 8 साल की बच्ची के दर्द और उसकी मां के मौन बलिदान के सामने छोटा लगने लगा। उसे लेखक विक्टर ह्यूगो का वह कथन याद आया जो मिस माया ने उसे कभी सिखाया था। दुनिया में कोई भी चीज एक ऐसे विचार की शक्ति का विरोध नहीं कर सकती जिसका समय आ गया हो। और अब वह विचार आ गया था। वह न केवल माया शर्मा की आर्थिक रूप से मदद करेगा, बल्कि उसे अपने असली जुनून और प्रतिभा के साथ वापस आने का अवसर भी देगा। अगली सुबह आरव ने इनोवेटेक सॉल्यूशंस के प्रबंधन बोर्ड की एक आपातकालीन बैठक बुलाई। हम अगले महीने प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक संचार पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन करेंगे। मुझे तत्काल एक बहुभाषी दुभाषिया विशेषज्ञ की आवश्यकता है, जिसका वेतन 3 लाख रुपए प्रति माह और 2 साल का अनुबंध होगा। उपाध्यक्षों ने आश्चर्य से एक दूसरे को देखा। मानव संसाधन के प्रभारी उपाध्यक्ष विक्रम सिंह ने पूछा, आरव सर, हम पेशेवर कंपनियों से बहुत कम लागत पर दुभाषिया सेवाएं किराए पर ले सकते हैं। आरव मुस्कुराया, मुझे एक सच्चा विशेषज्ञ चाहिए, जो न केवल अनुवाद करे, बल्कि संस्कृति और अंतर्राष्ट्रीय संचार को भी गहराई से समझे। इसके अलावा यह कंपनी के अंतर्राष्ट्रीय बाजार का विस्तार करने की एक दीर्घकालिक रणनीति है। उस दोपहर आरव माया शर्मा से मिलने गया जब वह 20वीं मंजिल पर काम कर रही थीं। उसने एक स्वाभाविक लहजा बनाए रखने की कोशिश की। माया जी, मेरे पास आपके लिए एक नौकरी का प्रस्ताव है। मेरी कंपनी को एक दुभाषिया और सांस्कृतिक संचार सलाहकार की आवश्यकता है। आपकी योग्यता के साथ मुझे लगता है कि आप इस पद के लिए बहुत उपयुक्त हैं। वेतन 3 लाख रुपए प्रति माह है, नियमित ऑफिस समय और पूर्ण बीमा और लाभ के साथ। माया शर्मा ने काम करना बंद कर दिया। उनकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। सर, क्या आप सच कह रहे हैं? लेकिन मैं तो बस एक सफाई कर्मचारी हूं। आप मुझ पर इतने महत्वपूर्ण काम के लिए कैसे भरोसा कर सकते हैं? आरव ने गंभीरता से कहा, आपने फ्रांसीसी पार्टनर के साथ समस्या को सुलझाने में मेरी मदद करके अपनी क्षमता साबित कर दी है। मैं वास्तविक प्रतिभा पर विश्वास करता हूं, कागज पर डिग्री या अनुभव पर नहीं। क्या आप कोशिश करना चाहेंगी? माया शर्मा हिचकिचाईं। लेकिन अगर मैं अच्छा नहीं कर पाई तो? मुझे चुएनमोन काम किए हुए बहुत समय हो गया है। कोई बात नहीं, आप बस 1 हफ्ते के लिए कोशिश करें। अगर आपको लगता है कि यह उपयुक्त नहीं है या मैं संतुष्ट नहीं हूं, तो हम रुक सकते हैं, आरव ने प्रोत्साहित किया। अपनी बेटी की सर्जरी की लागत के दबाव के कारण माया शर्मा अंततः कोशिश करने के लिए सहमत हो गईं। उनके पहले कार्य दिवस की तैयारी के दौरान आरव ने माया शर्मा के घर जाने का फैसला किया ताकि उनकी स्थिति को बेहतर ढंग से समझ सके और उनके लिए काम को सबसे सुविधाजनक बना सके। घर लक्ष्मी नगर की एक गहरी गली में एक छोटा सा पुराना मकान था, लेकिन बहुत साफ सुथरा और व्यवस्थित था। जिस चीज ने आरव को सबसे ज्यादा प्रभावित किया वह थी विशाल किताबों की अलमारी जो लगभग पूरी दीवार पर फैली हुई थी, जिसमें शास्त्रीय साहित्य से लेकर
आधुनिक भाषा विज्ञान के अध्ययन तक कई अलग अलग भाषाओं की किताबें भरी थीं। प्रिया बिस्तर पर बैठी थी। कमजोर स्वास्थ्य के बावजूद वह लगन से अपना होमवर्क कर रही थी। उसकी लिखावट सुंदर और साफ थी। नमस्ते आरव अंकल, उसने हिंदी में कहा, फिर स्वाभाविक रूप से अंग्रेजी में बदल गई। थैंक यू फॉर हेल्पिंग माय मॉम। माया शर्मा ने आरव के लिए चाय बनाई। उनकी आंखों में कृतज्ञता थी। तुम मुझसे मिलने आए, मुझे बहुत खुशी हुई। एक समय था जब मैं तुम्हें अपने घर बुलाती थी और अब तुम मेरे घर आए हो। बातचीत के दौरान आरव अपनी पुरानी शिक्षिका के जीवन दर्शन को और बेहतर ढंग से समझ गया। मैम, आपने कभी अपने कठिन जीवन के बारे में शिकायत क्यों नहीं की? आप हमेशा इतनी आशावादी कैसे रहती हैं? उसने पूछा। माया शर्मा मुस्कुराईं। आरव, खुशी इस बात में नहीं है कि हमारे पास कितनी चीजें हैं, बल्कि इस बात में है कि हम जो कुछ भी हमारे पास है उसकी सराहना करें। मेरे पास काम करने के लिए स्वास्थ्य है, साझा करने के लिए ज्ञान है। ये पहले से ही कीमती उपहार हैं। और मुश्किलें, वे तो बस अस्थायी चुनौतियां हैं। प्रिया बीच में बोली। मेरी माँ हमेशा कहती हैं कि मुश्किलें हमें मजबूत बनाने के लिए होती हैं और इस दुनिया में हर किसी का अपना एक खास मकसद होता है। माया शर्मा और उनकी बेटी के सरल लेकिन गहरे शब्दों ने आरव को उन वर्षों के लिए शर्मिंदा महसूस कराया जब वह केवल भौतिक संपत्ति और सतही सफलता के पीछे भागता रहा। उसे एहसास हुआ कि उसने आध्यात्मिक रूप से एक गरीब जीवन जिया है, जबकि जिन लोगों को वह कम समझता था वे अपनी आत्मा में सच्ची दौलत रखते थे। नई नौकरी के पहले दिन माया शर्मा एक सुरुचिपूर्ण सूट में दिखाई दीं। उनके बाल बड़े करीने से संवारे हुए थे, जो एक सफाई कर्मचारी की जानी पहचानी छवि से बिल्कुल अलग था। उनका बौद्धिक आचरण और पेशेवर आत्मविश्वास धीरे धीरे वापस आ गया, जैसे कोई मुरझाया हुआ फूल पानी पाकर फिर से खिल उठा हो। 5 अलग अलग देशों के भागीदारों के साथ पहली बैठक में माया शर्मा ने अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, जापानी और कोरियाई के बीच लगातार अनुवाद करते हुए अपनी अद्भुत क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने न केवल सटीक अनुवाद किया, बल्कि विभिन्न सांस्कृतिक बारीकियों को भी समझाया, जिससे सभी पक्षों को एक दूसरे को गहराई से समझने में मदद मिली। कोरिया के निदेशक श्री पार्क मिन हुक ने प्रशंसा की। मैंने कभी कोई ऐसा दुभाषिया नहीं देखा जो कोरियाई संस्कृति को इतनी अच्छी तरह समझता हो। जिस तरह से आपने जटिल अवधारणाओं को समझाया वह अद्भुत था। इसी तरह जापान, जर्मनी और फ्रांस के भागीदार भी उनकी क्षमता से बहुत प्रभावित हुए। बैठक के अंत में आरव को अपने फैसले पर गर्व महसूस हुआ। माया शर्मा ने न केवल अपना काम चुस्त ढंग से पूरा किया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों की नजरों में कंपनी की प्रतिष्ठा भी बढ़ाई। हालांकि इस फैसले से हर कोई खुश नहीं था। कंपनी के कुछ वरिष्ठ कर्मचारी कानाफूसी करने लगे। आरव सर ने एक सफाई कर्मचारी को दुभाषिया क्यों नियुक्त किया? इससे कंपनी की प्रतिष्ठा खराब होगी। उपाध्यक्ष विक्रम सिंह ने तो सीधे तौर पर विरोध किया। आरव, मुझे लगता है कि तुम गलती कर रहे हो, चाहे वह कितनी भी प्रतिभाशाली क्यों न हो। एक सफाई कर्मचारी की पृष्ठभूमि इतने महत्वपूर्ण पद के लिए उपयुक्त नहीं है। अगर ग्राहकों को पता चल गया तो वे हमारे बारे में क्या सोचेंगे? आरव दृढ़ था। मुझे केवल वास्तविक क्षमता की परवाह है, पृष्ठभूमि की नहीं। माया जी ने अपनी प्रतिभा साबित कर दी है और काम के नतीजे खुद बोलते हैं। हम पूर्वाग्रह को सच पर हावी नहीं होने दे सकते। इस गर्मागर्म बहस के बारे में कई कर्मचारियों को पता चला, जिससे कंपनी में 2 विपरीत मत बन गए। एक पक्ष वास्तविक क्षमता के आधार पर
लोगों का मूल्यांकन करने के आरव के दृष्टिकोण का समर्थन करता था। दूसरा पक्ष मानता था कि कंपनी की छवि और परंपरा को बनाए रखना आवश्यक है। लेकिन आरव डगमगाया नहीं। वह जानता था कि वह न केवल माया शर्मा की मदद कर रहा है, बल्कि एक नए व्यावसायिक दर्शन का भी परीक्षण कर रहा है, जो सभी सामाजिक पूर्वाग्रहों से ऊपर प्रतिभा को रखता है। 1 सप्ताह काम करने के बाद माया शर्मा ने धीरे धीरे अपना आत्मविश्वास और पेशेवर जुनून वापस पा लिया। उन्होंने आरव से साझा किया, मैं सोचती थी कि मैं अब केवल साधारण काम ही कर सकती हूं। अब मुझे एहसास हुआ है कि ज्ञान और जुनून कभी खत्म नहीं होते, वे केवल परिस्थितियों से अस्थायी रूप से छिप जाते हैं। आरव मुस्कुराया, आपने मुझसे कहा था कि ज्ञान वह चीज है जिसे कोई छीन नहीं सकता। अब आपने यह साबित कर दिया है। और मैंने यह सीखा है कि सच्ची सफलता यह नहीं है कि आपके पास कितना पैसा या शक्ति है, बल्कि जीवन में सच्चे मूल्यों को पहचानने और उनकी सराहना करने की क्षमता है। इस बीच प्रिया की सर्जरी अगले सप्ताह मेदांता अस्पताल में सर्वश्रेष्ठ डॉक्टरों की टीम के साथ तय की गई। माया शर्मा को अभी तक यह नहीं पता था कि 30 लाख रुपए की पूरी लागत किसी ने चुपचाप चुका दी थी। उन्हें केवल अस्पताल से यह सूचना मिली कि एक गुमनाम दानदाता ने सर्जरी को प्रायोजित किया है। आरव आगे जो करने वाला था, वह सभी को और भी हैरान कर देगा। वह न केवल प्रिया को बचाना चाहता था, बल्कि अपनी ही कंपनी में मानवीय मूल्य को देखने के तरीके में क्रांति लाना चाहता था। प्रिया की सर्जरी के दिन माया शर्मा सुबह से ही अत्यधिक चिंता के साथ अस्पताल में थीं। जब एक नर्स ने उन्हें भुगतान रसीद दी, तो वह अपनी सारी बचत और नए वेतन से जमा की गई राशि देने की तैयारी कर रही थीं। लेकिन उन्हें बताया गया, मैडम, पूरी लागत का भुगतान हो चुका है। एक सज्जन सुबह सुबह आए थे और सब कुछ संभाल लिया था। माया शर्मा चौंक गईं। कौन सज्जन? उनका नाम क्या है? उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, बस इतना कहा कि वह आपके परिवार के सदस्य हैं। उन्होंने विशेष रूप से यह भी निर्देश दिया कि बच्ची की अच्छी तरह से देखभाल की जाए और सबसे आधुनिक चिकित्सा उपकरणों का उपयोग किया जाए। नर्स ने जवाब दिया। माया शर्मा ने तुरंत अनुमान लगा लिया कि यह आरव है, लेकिन जब उन्होंने फोन करके पूछा, तो उसने बस इतना कहा, आप बेटी पर ध्यान दें, बाकी मुझ पर छोड़ दें। सर्जरी 6 घंटे तक चली। सर्जिकल टीम के प्रमुख डॉ. रोहन गुप्ता ने खुशखबरी दी, ऑपरेशन पूरी तरह से सफल रहा। प्रिया का दिल अब दूसरे बच्चों की तरह स्वस्थ होगा। 3 महीने की रिकवरी के बाद वह सामान्य रूप से दौड़, भाग और स्कूल जा सकेगी। माया शर्मा ने अपनी बेटी को गले लगा लिया। खुशी के आंसू लगातार बह रहे थे। प्रिया, हालांकि सर्जरी के बाद कमजोर थी, फिर भी उसने अपनी मां से कहा, मां, मुझे लग रहा है कि मेरा दिल अब और जोर से धड़क रहा है। मैं ठीक हो जाऊंगी, ताकि आपको और चिंता न करनी पड़े। 1 महीने बाद जब प्रिया अच्छी तरह से ठीक हो गई, तो माया शर्मा ने आरव से मिलकर धन्यवाद कहने और पैसे लौटाने के बारे में बात करने का फैसला किया। वह 30 लाख रुपए के चेक के साथ ऑफिस आईं। यह सारी राशि उन्होंने जमा की थी और उधार ली थी। आरव, मैं बिना लौटाए इतनी बड़ी मदद स्वीकार नहीं कर सकती। यह वह सब है जो मेरे पास है, बाकी मैं काम करके धीरे धीरे चुका दूंगी। आरव ने सिर हिलाया, चेक वापस करते हुए। ऐसा मत कहिए। अगर हम ठीक से हिसाब करें, तो मैं आपका ज्यादा कर्जदार हूं। क्या आपको याद है, 20 साल पहले जब मैं एक गरीब छात्र था, तो आपने मुझे मुफ्त में फ्रांसीसी पढ़ाई थी। आपने मुझे किताबें भी उधार दीं, मुझे खाने पर बुलाया, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपने मुझ में यह विश्वास जगाया कि ज्ञान भाग्य बदल सकता है। आपके बिना
मुझे मेरी पहली नौकरी नहीं मिलती और मैं आज जैसा करियर नहीं बना पाता। इसलिए यह मदद नहीं है, बल्कि मैं आपका कर्ज चुका रहा हूं। माया शर्मा रो पड़ी। लेकिन मैं तो बस एक साधारण शिक्षिका थी। छात्रों को पढ़ाना मेरा कर्तव्य था। नहीं, आप बिल्कुल भी साधारण नहीं हैं। आपने मुझे सिखाया कि ज्ञान ही शक्ति है और दयालुता और करुणा किसी व्यक्ति का जीवन बदल सकती है। और अब मैं यह सबक दूसरों तक पहुंचाना चाहता हूं। आरव ने आगे कहा, मैंने हिडन टैलेंट्स फंड स्थापित करने का फैसला किया है। यह एक ऐसा फंड है जो उन लोगों के लिए है जिनके पास वास्तविक प्रतिभा है, लेकिन वे कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। आप इस फंड की कार्यकारी निदेशक होंगी, जिसका काम आप जैसी छिपी हुई प्रतिभाओं को खोजना और उनकी सहायता करना होगा। हम दबी हुई प्रतिभाओं को चमकने का अवसर देंगे। साथ ही आरव ने इनोवेटिक सॉल्यूशंस की नई भर्ती नीति की भी घोषणा की। अब से हमारी कंपनी एक 100% वास्तविक क्षमता के आधार पर भर्ती करेगी, जिसमें पृष्ठभूमि, डिग्री या कागजी अनुभव का कोई भेदभाव नहीं होगा। हम उम्मीदवारों का मूल्यांकन करने के लिए व्यावहारिक परीक्षण करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण, काम के प्रति दृष्टिकोण और सीखने की क्षमता को देखेंगे। इस फैसले ने उद्योग में गर्मागर्म बहस छेड़ दी, लेकिन 6 महीने के कार्यान्वयन के बाद के परिणामों ने इसकी सत्यता को साबित कर दिया। कंपनी ने कई वास्तविक प्रतिभाओं को भर्ती किया, कार्य उत्पादकता में 40% की वृद्धि हुई और सबसे महत्वपूर्ण बात, कंपनी की संस्कृति अधिक खुली और मानवीय हो गई। माया शर्मा न केवल एक उत्कृष्ट दुभाषिया विशेषज्ञ बनी, बल्कि पूरी कंपनी के कर्मचारियों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बन गईं। उनकी कहानी एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर से लेकर अपने बच्चे को बचाने के लिए सफाई कर्मचारी बनने तक और फिर वास्तविक प्रतिभा की सराहना के कारण पुनर्जीवित होने तक कई अन्य व्यवसायों में सुनाई जाने वाली एक किंवदंती बन गई। वह अक्सर नए कर्मचारियों के साथ साझा करती थीं। कभी किसी को कम मत समझो, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी कहानियां और प्रतिभाएं होती हैं, और अपने सपनों को कभी मत छोड़ो, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। प्रिया सर्जरी के बाद न केवल स्वस्थ हो गई, बल्कि पढ़ाई में और भी बेहतर हो गई। वह अक्सर आरव अंकल के ऑफिस में टेक्नोलॉजी के बारे में और जानने के लिए आती थी। उसका सपना दूसरे बच्चों को बचाने के लिए डॉक्टर बनना था, लेकिन वह प्रोग्रामिंग भी सीखना चाहती थी ताकि ऐसे एप्लीकेशन बना सके जो लोगों को आसानी से विदेशी भाषाएं सीखने में मदद करें। मैं मां जैसे लोगों की मदद करना चाहती हूं, जिनके पास प्रतिभा तो है लेकिन उसे दिखाने का मौका नहीं मिलता, प्रिया ने आरव से कहा। 1 साल बाद हिडन टैलेंट्स फंड की स्थापना की वर्षगांठ समारोह में आरव सैकड़ों व्यापारियों, शिक्षकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के सामने साझा करने के लिए खड़ा हुआ। मैं सोचता था कि सफलता बहुत सारा पैसा और शक्ति प्राप्त करना है, लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि सच्ची सफलता तब होती है जब हम जीवन में सच्चे मूल्यों को पहचान और उनकी सराहना कर सकते हैं। माया शर्मा ने मुझे सिखाया कि प्रतिभा पद का भेद नहीं करती और दयालुता सबसे कीमती खजाना है जो एक इंसान के पास हो सकता है। पिछले 1 साल में हिडन टैलेंट्स फंड ने 200 से अधिक लोगों की मदद की है, जिनकी परिस्थितियां कठिन थीं, लेकिन वे विशेष प्रतिभा के धनी थे। एक सफाई कर्मचारी जो 5 भाषाएं जानता था, वह एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सलाहकार बन गया। एक सुरक्षा गार्ड जिसने खुद से प्रोग्रामिंग सीखी थी, वह एक अग्रणी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया। एक लॉटरी टिकट बेचने वाली महिला जो गणित में निपुण थी, वह एक लोकप्रिय ट्यूशन टीचर बन गई। हर सफलता की कहानी उस दर्शन का प्रमाण थी जिसका आरव अनुसरण कर रहा था।
किसी व्यक्ति को उसकी बाहरी शक्ल या वर्तमान परिस्थितियों से कभी मत आंकें। सुनने और समझने के लिए समय निकालें, क्योंकि सबसे अद्भुत चीजें अक्सर सबसे साधारण रूपों में छिपी होती हैं। आरव के नेतृत्व में इनोवेटेक सॉल्यूशंस सबसे प्रशंसित कॉरपोरेट संस्कृति वाली कंपनियों में से एक बन गई। डिग्री के बजाय वास्तविक प्रतिभा पर आधारित भर्ती नीति ने हर जगह से सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को आकर्षित किया, जिससे कंपनी में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। कई अन्य बड़े निगमों ने भी इस मॉडल का अनुकरण करना शुरू कर दिया, जिससे भारत में भर्ती और मूल्यांकन के तरीकों में सकारात्मक बदलाव की लहर पैदा हुई। माया शर्मा अब न केवल हिडन टैलेंट्स फंड की कार्यकारी निदेशक थीं, बल्कि शिक्षा और मानव संसाधन विकास पर कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में एक आमंत्रित वक्ता भी थीं। वह अक्सर साझा करती थीं, जीवन हमेशा निष्पक्ष नहीं होता, लेकिन अगर हम हार नहीं मानते, अगर हम ज्ञान और अच्छाई के मूल्यों में अपना विश्वास बनाए रखते हैं, तो एक समय आएगा जब अच्छी चीजें हमारे पास आएंगी। प्रिया अब पूरी तरह से स्वस्थ थी। वह न केवल अकादमिक विषयों में उत्कृष्ट थी, बल्कि 6 भाषाओं में भी पारंगत थी और उसके पास बुनियादी प्रोग्रामिंग कौशल थे। वह अक्सर कहती थी, मैं डॉ. गुप्ता की तरह एक महान डॉक्टर बनना चाहती हूं जिन्होंने मुझे बचाया, लेकिन मैं आरव अंकल की तरह ऐसे एप्लीकेशन भी बनाना चाहती हूं जो लोगों को बेहतर सीखने में मदद करें। एक सप्ताहांत की दोपहर, आरव और माया शर्मा ऑफिस में एक साथ बैठे थे। सुनहरी धूप में नहाए गुरुग्राम के नज़ारे को देख रहे थे। क्या आपको एक प्रोफेसर का करियर छोड़कर सफाई कर्मचारी बनने के अपने फैसले पर कोई पछतावा है? आरव ने पूछा। माया शर्मा मुस्कुराईं। नहीं, मुझे कोई पछतावा नहीं है। अगर वह समय नहीं होता, तो शायद मैं विनम्रता और दयालुता के सही मूल्य को कभी नहीं समझ पाती। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे अपने पुराने छात्र से दोबारा मिलने का मौका नहीं मिलता और उसे एक इतने अच्छे इंसान के रूप में विकसित होते देखने का अवसर नहीं मिलता। आरव भावुक हो गया। आपने मुझे सिखाया कि ज्ञान ही शक्ति है, लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि दयालुता सबसे बड़ी शक्ति है। भौतिक सफलता का तभी कोई मतलब है जब हम इसका उपयोग दूसरों के लिए अच्छा करने के लिए करते हैं। वे दोनों खिड़की से बाहर देखने लगे, जहां परिचित सड़कों पर लोगों की भीड़ थी। हर किसी की अपनी एक कहानी थी। हर किसी के पास छिपी हुई प्रतिभाएं और सपने थे, और शायद उनमें से अभी भी कई और माया शर्मा थीं जो किसी के रुकने, सुनने और एक मौका देने का इंतजार कर रही थीं। कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन संदेश जीवन में गूंजता रहता है। कभी कभी सबसे असाधारण चीजें सबसे साधारण रूपों में छिपी होती हैं। सच्ची सफलता पैसा या शक्ति पाने में नहीं है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति में अच्छे मूल्यों को पहचानने, उनकी सराहना करने और उन्हें ऊपर उठाने की क्षमता में है। दयालुता न केवल मदद पाने वाले का जीवन बदलती है, बल्कि देने वाले की आत्मा को भी बचाती और शुद्ध करती है। और अंत में, ज्ञान जब अच्छाई के साथ जुड़ जाता है, तो यह दुनिया को बदलने वाली सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। जैसा कि माया शर्मा ने एक बार कहा था, कभी किसी को कम मत समझो, क्योंकि हर व्यक्ति ज्ञान और प्रेम का एक खजाना है